नमस्ते। आज लाइव की जगह पर ये बातचीत का जो है वो कार्यक्रम, ख़ास बातचीत डॉक्टर राकेश पाठक सर के साथ, जैसा आप देख पा रहे हैं सर, बहुत स्वागत है आपका। इस समय सर चुनाव के अनाउंसमेंट के बाद से ये हमेशा होता है कि सारी घटनाएँ, हर सियासी घटना जो है वो सीधे चुनाव से जुड़ी जाती हैं और कहीं न कहीं ये भी देखा गया है कि हर बड़ी घटना का असर इलेक्शंस के ऊपर पड़ता है, चाहे वो स्टेट का इलेक्शन हो, देश के आम चुनाव हो या फिर पंचायतों के चुनाव हो। पंचायतों के चुनाव भी अब देश की तमाम बड़ी राजनीतिक घटनाओं से इफ़ेक्टेड होते हुए दिखाई देने लग गए हैं। ऐसे में कई सारी घटनाएँ हैं। मैं शुरुआत करूँगा सर आपके साथ जम्मू कश्मीर और हरियाणा के जो स्टेट इलेक्शन अनाउंस हुए, उसमें जिस तरीके से पहले से ही हरियाणा में कई सारे जो सर्वेज़ थे, इनफैक्ट भाजपा का जो इंटरनल सर्वे था, वो भी भाजपा के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा था। उसके अलावा जो भी सर्वे रिपोर्ट्स आईं, सभी भाजपा के अगेंस्ट जाती दिख रही थी। इस बीच में विनेश फोगाट का जब मामला सामने आया, तो उसे भी एक बड़ा वो बनाया गया और जिस तरीके से शनिवार को विनेश फोगाट के स्वागत का कार्यक्रम हुआ, वो तो कुछ और ही कहानी बयान कर रहा है। कैसे देख रहे हैं सन दोनों राज्यों के इलेक्शंस को आप? देखिए, पहली बात तो ये है राम प्रकाश जी के निर्वाचन आयोग ने केंद्र सरकार के ताबेदार के रूप में वही किया जो उसे करना था। हम और आप समझ रहे थे कि 4 राज्यों के चुनाव एक साथ होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की विधानसभा का कार्यकाल भी नवंबर महीने में खत्म हो रहा है। हरियाणा और उसके दोनों के कार्यकाल में ज्यादा अंतर है नहीं। इसके बाद झारखंड का अगले साल जनवरी में खत्म हो रहा है, एक आध महीने पहले वो भी कराया जा सकता था, जैसे हरियाणा का 1 महीने पहले कराया जा रहा है। तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट बता दिया कि वो 4 राज्यों की बजाय सिर्फ 2 में चुनाव इसलिए कराना चाहती है क्योंकि ऐसा उसके मालिक का हुक्म है। अब पंजाब, क्षमा कीजिए, अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहा है। 2014 में पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद पहले मुख्यमंत्री बने, फिर उनके निधन के बाद महबूबा मुफ्ती। 2018 में बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया। तब से वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, केंद्र का सीधा दखल है। इस बीच में कई ऐसी चीजें हो गई हैं जिनके नफे नुकसान का समय अब आया, जैसे 370 हटाने के बाद पहली बार चुनाव हुआ है। बीजेपी आतंकवाद खत्म होने का दावा करती रही है कि 370 हट गया अनुच्छेद, उसके बाद आतंकवाद खत्म हो गया। तो ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिनकी अग्नि परीक्षा अब जम्मू कश्मीर के चुनाव में हो जाएगी। यद्यपि बीजेपी लोकसभा चुनाव में कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ी थी, कोई प्रत्याशी उसने नहीं उतारा था। एक बात और हुई है, जब धारा 370 अनुच्छेद 370 हटाया गया, तब कश्मीर को 2 टुकड़ों में बांट दिया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। पूर्ण राज्य से उसे केंद्र शासित राज्य बना दिया। तो अब देखा जाए तो पूर्ण राज्य की बजाय केंद्र शासित बनने के बाद का ये पहला चुनाव। तो इन कई सारी चीजों पर जनता को मुहर लगाना है कि मोदी सरकार ने, बीजेपी ने जो कुछ कश्मीर में किया है, क्या वहां की जनता ने उसे उचित माना है, सही माना है, इसका फैसला हो जाएगा। अब हरियाणा पर आते हैं। हरियाणा में आप जानते हैं कि बीजेपी वहां जेजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही थी। बीच में दुष्यंत चौटाला ने अपने आप को अलग भी कर लिया, लेकिन वहां जो कुछ हुआ उसका एक संकेत तो उससे मिल गया। सत्ता विरोधी रुझान है इस बात का संकेत कि जब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। नायब सिंह सैनी को उतना समय भी नहीं मिला और चुनाव आ गए। इस बीच में कांग्रेस पार्टी अपने गुटीय संघर्ष से उभरते हुए चुनाव के मौके पर आ गई और लोकसभा में उसने ये संकेत दे दिए कि वो ठीक से चुनाव लड़ने जा रही है। 10 की 10 सीटें हरियाणा की बीजेपी के पास थी 2019 में, अब की बार 5 रह गई, यानी आधी सीटों का सीधे उसे घाटा हुआ। अब आते उस मुद्दे पर जो विनेश फोगाट से जुड़ा हुआ है। हमने देखा कि ओलंपिक विजेताओं में एक को छोड़कर बाकी सारे के सारे हरियाणा के। विनेश फोगाट का मसला इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनके साथ जो कुछ हुआ कुश्ती संघ में, ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके तमाम संगी साथियों ने
बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने जिस तरह से महिला खिलाड़ियों की न्यायपूर्ण बातों को नहीं सुना, उन्हें दिल्ली में घसीटा गया, सड़कों पर पीटा गया, सब कुछ हुआ उनके साथ। बाद में ओलंपिक में जो हुआ वो भी दुनिया के सामने है। लेकिन आज जब उनके स्वागत की बेला आई, बीजेपी के नेता वहां नहीं गए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच गए, तमाम सारे और खिलाड़ी गए, देश भर के लोग पहुंचे। इसे राजनीति बताया जा रहा है। बड़ी मासूमियत से बीजेपी और उसके समर्थक ऐसी बातें करते हैं कि जैसे वे कभी ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करते। उन्हें लग रहा है कि बीजेपी अब कांग्रेस अब विनेश फोगाट का हरियाणा के चुनाव में प्रयोग करेगी। यहां तक बात कही जा रही है वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। इसमें कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। विनेश की ही एक बहन बबीता फोगाट को जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया तो बहुत छाती ठोकी गई थी। असली दंगल गर्ल तो बीजेपी में है, ऐसी हेडलाइंस बनाई गई थी। अगर विनेश फोगाट कांग्रेस के नेताओं के साथ जाती भी है तो ऐसी कौन सी नई बात हो जाएगी। अभी कुछ समय पहले विजेंद्र सिंह भी तो बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस तो टिकट देने की सोच रही थी, तब तक वे बीजेपी में चले गए। चुनाव में ये तो पहले से विनेश होता फोगाट है सर, यहाँ की पहले सियासत भी में तो ये होता है। पहले से चलता आया है कि खिलाड़ी और अभिनेताओं को लेकर के तो पहले से चलता आया है कि लगातार ऐसे बहुत सारे बड़े नाम रहे हैं। एक चीज मैं समझना चाहूंगा सर आपसे, हम जब विनेश फोगाट की बात ही कर रहे हैं, चेहरा ठीक है चेहरा, लेकिन क्या विनेश फोगाट का ये जो मामला है, जिस तरीके से ओलंपिक के अंदर उनके साथ पूरा हुआ प्रकरण, वो प्रकरण भी चुनाव के मुद्दे में शामिल होगा विपक्ष की तरफ से? क्यों नहीं होगा। आज विनेश फोगाट के स्वागत में दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जाना ही इस बात का संकेत है कि हरियाणा के चुनाव में ये मुद्दा गरमाया रहेगा। कांग्रेस तो इसको गरमा कर रखेगी, विनेश खुद न जाए, न कांग्रेस के मंच पर खड़ी हो, पर यह कहने से कांग्रेस के नेताओं को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, शैलजा को, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, किसी को भी कोई कैसे रोक लेगा कि विनेश फोगाट के साथ अन्याय हुआ है। दिल्ली में उसके साथ जो हुआ, धरने पर जब वे बैठी तब क्या हुआ, और ओलंपिक में क्या हुआ। ओलंपिक का मामला चूंकि ताजा ताजा है, हरियाणा की जनता वे 144 दिन भूल जाए भले, जब धरने पे बैठे थे पहलवान, लेकिन ओलंपिक का मसला तो एकदम ताजा है। 1 अक्टूबर को मतदान होना है, कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। और सबके मन में यह है कि उसके साथ कोई अन्याय हुआ है, विनेश फोगाट के साथ कोई अत्याचार हुआ है, कोई साजिश है उसको डिस्क्वालीफाई करवाने में। तो ये मुद्दा तो कांग्रेस रखती रहेगी, तमाम विपक्षी पार्टियां, आम आदमी पार्टी भी इसका इस्तेमाल करेगी। जनता कितना भरोसा करेगी ये जनता के ऊपर है। बीजेपी इसकी काट करे, कुछ और कहे, क्या दिक्कत है जी। आपने इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया, उनके मालिकान का भी जिक्र किया। अभी 15 अगस्त को लाल किले से बकायदा बोला गया वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। जिस देश में एक साथ 3-4 स्टेट के इलेक्शन नहीं कराए जा सकते और सुरक्षा कारण दिया जाता है कि भाई सुरक्षा कारण है एक बड़े कारण में से, उस देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात करना, आखिर इस सिगुफे को छोड़ने की जरूरत बार बार क्यों पड़ रही है प्रधानमंत्री को? वास्तव में इस तरफ बढ़ने जैसा कुछ है या फिर ये केवल क्षेत्रीय दलों को एक डर दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इस सिगुफे का? देखिए, नरेंद्र मोदी के पास अब कुछ बचा नहीं, कोई मुद्दा उनके पास नहीं, इसलिए वे इसी तरह की बातें लेकर आते हैं। लाल किले की प्राचीर से वन नेशन वन इलेक्शन जिस दिन कहा गया, उसके 24 घंटे के भीतर, 30 घंटे के भीतर निर्वाचन आयोग ने 2 राज्यों के चुनाव का ऐलान कर दिया। आपने जिक्र किया सुरक्षा व्यवस्था पर कि इस कारण से नहीं करा रहे, लेकिन एक जबरदस्त बहाना और दिया था राजीव कुमार ने। वो इतना दिलचस्प है कि 8वीं क्लास का कोई बच्चा भी हंसेगा उस पर। उन्होंने पहले तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में फेस्टिवल सीजन होने का जिक्र किया, बड़ी खुशी खुशी बताया कि त्योहार का मौसम है। तमाम सारे त्योहारों के उन्होंने नाम लिए, हरियाणा के, जम्मू कश्मीर के, वहां के स्थानीय तीज त्योहार, सांस्कृतिक उत्सवों का जिक्र किया और ये दावा किया कि चूंकि त्योहारी सीजन है, तीज त्योहार का, फेस्टिवल्स का मौसम है, तो लोग उमंग उत्साह में होंगे, तो चुनाव में भी ज्यादा संख्या में वोट डालने आए।
लेकिन राम प्रकाश जी, आपको हैरानी होगी, थोड़ी ही देर बाद वही राजीव कुमार उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी कुर्सी पर बैठकर उसी श्रीमुख से दूसरा तर्क देते हैं कि महाराष्ट्र में इसलिए चुनाव नहीं करा रहे कि वहां फेस्टिवल है, गणेशोत्सव है। कमाल की मतलब बेशर्मी है कि एक तरफ आप जम्मू कश्मीर और हरियाणा में त्योहारों का होना सकारात्मक मान रहे हैं, चुनाव के लिए बेहतर मान रहे हैं कि चुनाव में, त्योहारों के मौसम में चुनाव होने से ज्यादा लोग वोट डालेंगे, लोग छुट्टी पर आए होते हैं घर पर त्योहार के लिए, वोट भी डाल जाएंगे। और जब महाराष्ट्र की बात होती तो आप कहते हैं वहां चुनाव है इसलिए चुनाव नहीं, त्योहार है इसलिए चुनाव नहीं कराएंगे। ये कैसी बोली बानी है। तो जो निर्वाचन आयोग 3 राज्यों, चलिए मैंने झारखंड को मैंने शुरू में छोड़ने का निवेदन किया आपसे, मान लेते हैं 5 जनवरी को उसका कार्यकाल झारखंड की विधानसभा का खत्म हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव तो 2009, 2014, 2019 हरियाणा के साथ हुए थे। दोनों राज्यों के चुनाव एक साथ एक तारीख में हुए, संभवतः तारीख थी 21 अक्टूबर पिछली बार। अब वहां एक साथ आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे? इसलिए तब मुझे कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री का लाल किले की प्राचीर से दिया गया ये भाषण, इस देश को वन नेशन वाले इलेक्शन की जरूरत है, विशुद्ध जुमला है। क्योंकि आज अगर सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो जब पूरे देश में एक साथ चुनाव होगा, 50 राज्यों में एक साथ चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव 543 सीटों पर एक साथ होगा, तो क्या सुरक्षा बल दूसरे देशों से आएंगे? तो क्या मशीनरी के लिए प्रशासनिक लोग दूसरे देशों से बुलाने पड़ेंगे? जब आप 3 राज्यों में चुनाव एक साथ नहीं करा सकते, सुरक्षा बलों की कमी कैसे हो सकती थी? जम्मू का निबट जाए, वहां के सुरक्षा बल वहां भेज दी, तो बाकी तो पूरे देश में मौजूद है। जब लोकसभा चुनाव में पैरामिलिट्री फोर्सेस, लोकल फोर्सेस सब एक साथ एक दूसरे के यहाँ जाकर चुनाव करा सकते हैं, तो 3 राज्यों में क्यों नहीं करा सकते? मेरा मानना यह है कि एक साथ लोकसभा चुनाव और समान नागरिक संहिता, जिसे अब वे सेक्युलर सिविल कोड कहने लगे हैं, ये दोनों जुमलेबाजी है। उनके लिए इन चीजों पर अमल करना बहुत आसान नहीं है। हाँ, मैं इसमें इतना जरूर जोड़ूंगा कि जो नरेंद्र मोदी सेक्युलर शब्द से विदकते थे, सेक्युलर शब्द को एक अपशब्द की तरह बरतते थे, वो अब उनकी जुबान पर आ गया, इसका मैं स्वागत करता हूं। कल तक सेक्युलर शब्द एक गाली थी मोदी जी और उनके समर्थकों के लिए, आज वे सेक्युलर सिविल कोड लाने वाले, उसकी तैयारी करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन भी कोरी लफाजी है। जी राम प्रकाश जी, और भी कुछ ऐसे नाम हैं सर जिनका जिक्र करना जरूरी है। उनमें से एक नाम है देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब का, एक नाम है कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत साहब का, एक नाम है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया साहब का। ये कुछ ऐसे नाम हैं। उसी कड़ी में अब सिद्धारमैया पे जो है वो रिएक्शन देते देते जीतन राम मांझी साहब का नाम भी मैं आज की इस बात में शामिल करना चाहता हूँ। धनखड़ साहब से शुरू करते हैं सर। धनखड़ साहब एनएलयू में बोलते हुए ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो एंटी नेशनल है उनका, और उसकी पीछे वजह बता रहे हैं कि भाई अडानी के मामले को लेकर के हिंडनबर्ग का जो खुलासा आया सेबी प्रमुख को लेकर के, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लिए जाने की अपील कर दी, और ये पूरी तरीके से एंटी नेशनल है। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की साजिश भी उसको वो बता रहे हैं। तो धनखड़ साहब ने भाई सदन के अंदर तो मोर्चा खोले ही हुए थे, विपक्ष को पहले ही वो जो है बोलने नहीं देना चाहते थे, स्वयं बोलते थे, अब वो सड़क पे राहुल गांधी के अगेंस्ट उतर गए हैं। देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ पूरी भारतीय जनता पार्टी बहुत बेचैन है। उपराष्ट्रपति महोदय तो संवैधानिक पद पर हैं, वे दलगत राजनीति से ऊपर है, उन्हें ये सब नहीं कहना चाहिए। राहुल गांधी अगर किसी विदेशी जांच एजेंसी या किसी मीडिया कंसोर्टियम की किसी जांच पड़ताल के आधार पर इतना कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान में ले ले, तो इसमें एंटी नेशनल होना कैसे हो? जो भारतीय जनता पार्टी आज छोटी छोटी बातों पर दूसरों को देशद्रोही बता देती है, देशद्रोही बता देती है, देश विरोधी बता देती है, वो भारतीय जनता पार्टी ये क्यों भूल जाती है कि बोफोर्स का मामला भी एक
स्वीडिश रेडियो की रिपोर्ट के आधार पर शुरू हुआ। वहां से चलते चलते यहां तक आया और इस देश का एक प्रधानमंत्री शहीद हो गया आगे चलकर, क्योंकि उसे सत्ता से बाहर होना पड़ा। वो आरोप आज तक सिद्ध नहीं हुआ बोफोर्स का, कुछ भी नहीं निकला उस मामले में। रिपोर्ट कहीं से भी आए, कोई भी जांच पड़ताल करे, उस आधार पर मांग करना देश विरोधी होना कैसे हो? ऐसी रिपोर्ट अगर देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली है, उपराष्ट्रपति महोदय को लगता है, तो वे अपनी सरकार से इसकी जांच क्यों नहीं करा लेते? जेपीसी गठित करवा दें, उससे बेहतर क्या होगा? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम नेताओं की बेचैनी ये है कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी से पार कैसे पाए। राहुल गांधी मुद्दों की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जनता से मिल रहे हैं। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जिसके बीच जाकर वे लोगों से बात नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति पद पर बैठे हुए, बड़े पद पर बैठे हुए, हमारा जो प्रेसिडेंस ऑफ वारंट है, जो प्रोटोकॉल है, उसमें दूसरे नंबर का व्यक्ति है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद। वो नेता प्रतिपक्ष, वो भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति है। नेता प्रतिपक्ष भी अब कोरा सांसद नहीं है, वो व्यक्ति भी लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से एक संवैधानिक मान्यता रखता है। उसे अगर आप देशद्रोही, देश विरोधी बता रहे, तो आप उसे या तो सिद्ध करिए, सिद्ध करके जेल भेज दीजिए उस आदमी को, कौन मना करता है? तो मूल बात यह है कि बीजेपी राहुल गांधी नाम के ब्रांड से इस वक्त घबराई हुई है। सर स्वयं धनखड़ साहब भी उसी संवैधानिक पद पे हैं भाई, देश के सर्वोच्च जो पद हैं उनमें से दूसरे नंबर पर हैं, और आरोप इस तरीके का लगा रहे हैं, जबकि सदन में जब कोई सदस्य बात करता है तो उसको बार बार साबित करने के लिए कहा जाता है। सर मैं ये समझना चाहता हूँ इसके पीछे जो वजह है वो क्या है? क्या ये जो चर्चा चल रही है कि धनखड़ साहब अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो राष्ट्रपति पद के दौड़ में बने रहें, जिसके लिए ओम बिरला साहब भी कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक बड़ी वजह है? क्योंकि राहुल गांधी से इनका सीधा क्या संबंध है भाई? राहुल गांधी पर आप सीधे हमला क्यों करेंगे? अब आप जैसा आप कह रहे हैं कि भाई वो संवैधानिक पद पर हैं, वो भाजपा के कार्यकर्ता तो माने नहीं जाएंगे इस समय। देखिए, उपराष्ट्रपति हो या लोकसभा के सभापति, स्पीकर, ये राजनीतिक राग द्वेष से ऊपर के पद है। ओम बिरला हो या जगदीप धनखड़ हो, इनको राहुल गांधी पर हमला करने से पहले अपनी कुर्सी छोड़ देना चाहिए, वरना उनकी पूरी पार्टी है ना, नरेंद्र मोदी से लेकर बाकी के 240 सांसद हैं, इतनी बड़ी ट्रोल आर्मी है, सोशल मीडिया सेल है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये सारे काम उन पर छोड़ दें। राहुल गांधी पर आरोप लगाएं, इसमें किसी को ऐतराज नहीं है, लगना भी चाहिए। पक्ष और प्रतिपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करता ही है, इसमें किसे ऐतराज? राहुल गांधी पर कोई भी आरोप लगाए, नरेंद्र मोदी लगाए, अमित शाह लगाए, लेकिन व्यक्तिगत आरोप उपराष्ट्रपति पद पर बैठा व्यक्ति और लोकसभा की असेंबली पर अध्यक्ष बनकर बैठा व्यक्ति नहीं लगा सकता। जहां तक सवाल राष्ट्रपति पद की स्पर्धा का है, हम नहीं जानते इनमें से किसे टिकट मिलेगा। नरेंद्र मोदी किसे राष्ट्रपति बनाना चाहेंगे, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी होने की जो पात्रता है, वो पात्रता है नरेंद्र मोदी को प्रसन्न रखना, उनके पैमाने पर खरा उतरना। नरेंद्र मोदी के पैमाने पर खरा उतरने का, उसकी कसौटी का एक ही सूत्र है, वो है राहुल गांधी और कांग्रेस की आलोचना, उन पर व्यक्तिगत हमला, उन पर चारित्रिक हमला। जो व्यक्ति इस काम को ज्यादा बेहतर तरीके से कर दिखाएगा, उसे राष्ट्रपति का प्रत्याशी, राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया जाएगा। तो मुझे लग रहा है इस होड़ में धनखड़ साहब और बिरला साहब अभी कांटे की स्पर्धा में, दोनों एक दूसरे से आगे निकलने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। वे इससे आगे जाकर राहुल गांधी के बारे में और भी कुछ कह सकते हैं, बस वो ऐसा होना चाहिए कि मोदी जी को पसंद आए। जी, अब राष्ट्रपति बनने की जो प्रतिस्पर्धा है वो मोदी जी को, जो उसकी सबसे जरूरी चीज है, जो सबसे जरूरी क्वालिफिकेशन है कि भाई मोदी जी खुश हों। हाँ, एक चीज ये भी है कि तब तक अगर मोदी जी सत्ता में रहते हैं तो उनको खुश करना काम आ सकता है इन दोनों लोगों का, जो भी हो। थोड़ा हम कर्नाटक की तरफ चलते हैं सर। वहां के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया साहब को जमीन के घोटाले के मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति थावरचंद गहलोत जो राज्यपाल हैं उन्होंने दे दी है।
अब सर ये वहां जो गृह मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि इनके ऊपर से बहुत दबाव है, राज्यपाल के ऊपर से बहुत दबाव है। तो वो ऊपर का दबाव कौन से दबाव की बात कर रहे हैं सर, एक लाइन में वो समझेंगे हम आपसे। दूसरा ये भी समझेंगे सर, ये दबाव ही है या फिर जो मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने की सीरीज चल रही है उसकी कड़ी है ये। और एक चीज और याद दिला दूं सर, जिस तरीके से राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी चल रही थी, तो कहीं ये उसके पहले वाली टेस्टिंग तो नहीं है कि राहुल के पहले इनको जेल भेज करके देख लिया जाए कि क्या रिएक्शन आता है देश में, फिर उसके बाद राहुल के ऊपर देखा जाएगा क्या करना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को और मोदी शाह को कर्नाटक के कांटे की तरह चुभता है। उन्हें लगता है कि पिछले विधानसभा चुनाव सब कुछ करके भी वे चुनाव नहीं जीत पाए। स्वयं प्रधानमंत्री ने बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से कर दी। ये नारा तक लगवा दिया था कि वोट डालने से पहले वोट डालते समय बजरंग बली का नारा लगाएं। इसके बावजूद चुनाव नहीं जीते। अमित शाह ने कह दिया था अगर बीजेपी नहीं सत्ता में आई तो कर्नाटक में दंगे होंगे। जेपी नड्डा ने कह दिया था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार नहीं बनी, तो कर्नाटक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा से वंचित रह जाए। इसके बावजूद जनता ने उन्हें नहीं चुना। तो ये उनकी फांस है, उनको बहुत चुभती है कर्नाटक में क्या कर। और सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, उन्हें पूरे देश में हर गैर भाजपा शासित राज्य खटकता है। कोई भी ऐसा प्रदेश जहां बीजेपी की सरकार नहीं, चाहे वो दिल्ली हो या कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो या केरल हो, वो सब उनकी बर्दाश्त से बाहर। इसलिए कर्नाटक के राज्यपाल ने हिज मास्टर वॉइस, मालिक की आवाज सुनकर जो पालन किया है वो ये किया है कि बिना कैबिनेट की सहमति और स्वीकृति के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी। कायदा यह है कि ऐसी कोई भी इजाजत राज्यपाल बिना कैबिनेट की सहमति के नहीं दे सकता। राज्यपाल कैबिनेट की सहमति से ही काम करता है। एक तरह से हमारे देश का जो संघीय ढांचा है उसमें राज्यों और केंद्र के अपने अलग अलग अधिकार हैं। राज्यपाल की अपनी सीमाएं हैं, मुख्यमंत्री की अपनी सीमाएं हैं, विधानसभाओं में स्पीकर की अपनी सीमाएं, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष की सीमाएं। कोई किसी के अधिकारों का अतिक्रमण न करे, ऐसे प्रावधान है संविधान में। इसीलिए यह प्रावधान रखा गया था कि राज्यपाल अपनी मर्जी से राज्यों की सरकारों को विचलित न कर सके, उन्हें डिस्टर्ब न कर सके, वहां के कामकाज में कोई गतिरोध न ला सके। इसलिए कैबिनेट की मर्जी से काम करता है। अब इसे ऑपरेशन लोटस की संज्ञा ही देना चाहिए कि कर्नाटक की सरकार को गिराने के लिए ये एक पहला कदम। अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, अब तीसरे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को जेल भेजने की तैयारी है। स्वाभाविक है, अगर मुख्यमंत्री जेल जाता है तो पार्टी में हलचल मचती है। कुछ कमजोर पक्ष भी होते हैं पार्टी के, वे छोड़कर भी जा सकते हैं। तो अब अगले चरण में अगर वे सिद्धारमैया को जेल भेजने में कामयाब हो गए तो फिर दल बदल करा के कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश हो। ये दो पहलू हैं इसके, एक कानूनी एक राजनीतिक। कानूनी पहलू को लेकर कांग्रेस की तरफ से जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने बयान दिया है कि हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ये पहली ही सुनवाई में खारिज हो जाएगा। कानूनी आधार पर यह पूरी तरह गलत निर्णय है राज्यपाल का। दूसरा पक्ष है इसका राजनीतिक, कि कांग्रेस को अपनी सरकार बचानी है। कांग्रेस को इस तरह की घटनाक्रम में कैसे रिएक्ट करना है वो आने वाले दिनों में देखना है। कांग्रेस के पक्ष में अभी वहां पर सिर्फ एक बात और है कि वहां कांग्रेस की राजनीति के तथाकथित चाणक्य डी के शिव कुमार भी, यद्यपि मैं ऐसी संज्ञाएं देना पसंद नहीं करता हूं, कोई चाणक्य वाणक्य नहीं होता, जब जिसका समय होता है तो वो चल जाता है। लेकिन डी के शिव कुमार बहुत मजबूत नेता है और वे इस वक्त सिद्धारमैया के साथ खड़े। उन्होंने भी बयान दिया कि राज्यपाल ने जो अनुमति दी है वो इलीगल है, गैर कानूनी है। इसके बावजूद अगर बीजेपी कर्नाटक में कुछ करने में सफल हो गई तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। फिर भी मुझे लगता नहीं कि कर्नाटक में बीजेपी को कोई बड़ी कामयाबी मिलेगी। ये मामला भी जब अदालत की चौखट पर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, तो राज्यपाल का फैसला
सही साबित नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी। निश्चित तौर पे डीके शिव कुमार को एक बड़ा रणनीतिकार माना जा रहा है कांग्रेस पार्टी के लिहाज से, और अच्छी चीज ये कि इस समय समय भी उनके साथ जाता हुआ दिख रहा है। वहीं जो भाजपा के चाणक्य जिनको कहा जाता है, समय उनके साथ जाता हुआ नहीं दिख रहा है। खास करके उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का जो हश्र हुआ, जितने टिकट उन्होंने दिलवाए बंसल साहब के मार्फत, सारे हार गए। देश में वही स्थिति रही, तो उनका समय थोड़ा उनके विपरीत जा रहा है, लेकिन डीके शिव कुमार का समय उनके साथ है। सर, जब बात सिद्धार्थ भैया की है, भाजपा ये कह रही है भाई ये मामला कई हजार करोड़ का है, 5,000 करोड़ तक का फिगर दे रहे हैं। साथ ही साथ ये मांग कर रही है कि भाई निष्पक्ष जांच के लिए वो सिद्धारमैया को इस्तीफा दे देना चाहिए। जीतन राम मांझी साहब कह रहे हैं कि भाई राहुल और सोनिया तो खुद बेल पर हैं, ये लोग हजारों करोड़ के घोटाले करते हैं। तो एक तो इस्तीफा देने की बात पर मैं समझना चाहूंगा कि क्या भाजपा को वास्तव में सियासी या नैतिक रूप से इस तरीके के इस्तीफे की मांग करने का अधिकार जैसा कुछ बचा है? पीछे तमाम आरोप लगे हुए हैं, अडानी साहब, अंबानी साहब को लेकर सीधे प्रधानमंत्री पर कई सारे आरोप हैं, सबूतों के साथ आरोप है, पर कभी उस पर जुबान तक नहीं खोली जाती है, और ऐसे मामले में मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। दूसरा, जीतन राम मांझी जो बात कह रहे हैं कि राहुल और सोनिया बेल पर हैं, तो क्या एक तरीके से ये बेल कैंसिल कराए जाने या इस तरीके की कुछ धमकी भी हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि बीजेपी अगर भ्रष्टाचार पर इस्तीफा मांग रही है मुख्यमंत्री का, तो उसे अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर भी एक नजर डाल देना चाहिए। और इसके लिए सबसे करीबी राज्य उसको अगर कोई पड़ेगा तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के समय से लेकर अब तक कितने घोटाले हुए हैं, कितनी लंबी उसकी फहरिस्त है। तो वहां के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग लें। व्यापम इतना बड़ा घोटाला था, पटवारी परीक्षा घोटाला हो चुका है, और सर बहुत सारे घोटाले हुए मध्य प्रदेश। व्यापम व्यापम तो सर सिर्फ घोटाला ही नहीं, एक तरीके से हत्याकांड भी था, तमाम जानें चली गई व्यापम, उसमें तो। बिल्कुल, व्यापम सिर्फ घोटाला नहीं है, तमाम बेकसूर लोग उसमें मारे गए। बहुत से लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। एक पूरी की पूरी पीढ़ी का कैरियर खत्म कर दिया गया। और उससे भी पहले वे दिल्ली में अपने मंत्रिमंडल पर नजर डालते हैं, बीजेपी के अपने मंत्रिमंडल में क्या हो रहा है। अभी इतना बड़ा घोटाला जो हिंडनबर्ग का घोटाला सामने आया, अडानी हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी है, हिंडनबर्ग का घोटाला नहीं, अडानी अंबानी को लेकर कितने आरोप लगते रहे हैं। स्वयं प्रधानमंत्री कहते रहे कि टेम्पो में भरकर काला धन अडानी अंबानी भेजते हैं, तो इनकी पहले जांच करा लें, इनके इस्तीफे कौन देगा। कुल मिलाकर बीजेपी उस नैतिक धरातल पर नहीं खड़ी है जहां वो किसी का इस्तीफा मांग सके। हम इसमें से किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे, हम कुछ होते भी नहीं। सिद्धारामैया ने अगर आर्थिक अपराध किया है, कोई गड़बड़ी की है, तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, लेकिन उसकी कोई प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया से ही सब कुछ हो। वे जेल जाएं, वे इस्तीफा दें, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बीजेपी अपने शासित राज्यों को भी तो एक नजर देख ले कि वहां क्या हो रहा है। अब जहां तक सवाल राहुल गांधी को लेकर है, ठीक है, वे जमानत पर है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन क्या आज तक ईडी को सचमुच में कुछ ऐसा मिला है कि राहुल गांधी को जेल भेज पाए? 40 घंटे लगातार पूछताछ कर ली राहुल गांधी से। राहुल गांधी तो कह रहे हैं बाकायदा अपने इंटरव्यूज में, भाषणों में, बयानों में, संसद से लेकर सड़क तक सब जगह बता रहे हैं। तो अब इस मौके पर एक बार फिर ऐसी बातें करना, बीच में राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया था केरल से आने से पहले रात को कि मुझे खबर मिली है कि ईडी फिर मुझे बुला सकती है, तलब कर सकती है, तो कर सकती है। मोदी शाह की सरकार, राहुल गांधी ही उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है, सबसे बड़ा कांटा है। वही सवाल पूछते हैं, वही आंदोलन करते हैं, वही लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हैं, वे सड़क से लेकर संसद तक सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। इसलिए जैसे पहले एक मौके पर उनकी सदस्यता समाप्त की गई, ऐसे ही फिर कोई तैयारी चल रही है। इसी क्रम में एक और घटना जोड़ लीजिए रामप्रकाश जी। प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी दिल्ली हाईकोर्ट गए हैं कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है, वे ब्रिटिश नागरिक हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है, तो 5 बार से सांसद कैसे बन गए? वे संवैधानिक पद पर लीडर ऑफ अपोजिशन कैसे बन गए? उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैसे है? क्या किसी विदेशी नागरिक को ऐसा पासपोर्ट मिल सकता है? ये सारे ओछे हथकंडे इसलिए अपनाए जा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी
के बढ़ते हुए कदम बीजेपी को बेचैन कर रहे हैं। बीजेपी को लग रहा है कि हजारों करोड़ रुपए का खर्च कर दिए राहुल की चारित्रिक हत्या पर, उनकी छवि को समाप्त करने के लिए, कोई फायदा नहीं हुआ। राहुल गांधी दुगनी सीटों के साथ आ गए और अब लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए, संवैधानिक पद पर पहुंच गए। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ईडी, सीबीआई, एनआईए, आईटी, ये सब भी राहुल गांधी के पीछे फिर से छोड़े जाएंगे। अदालत में तो पहुंच ही गए सुब्रमण्यम साहब, देखते हैं वहां क्या फैसला आता है। चलिए, अब तो जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे इस तरीके की घटनाएं जो है और ज्यादा बढ़ेंगी। और खैर, घटनाएं जो भी बढ़े, लेकिन उस पर चर्चाएं भी होंगी और उसका सच सामने लाने की पूरी कोशिश भी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश पाठक सर, इन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने के लिए और ऐसे विषयों पर हमसे चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच।